हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 सरल रेखा में गति। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, भौतिकी की वह शाखा जिसमें गति का अध्ययन इसके कारणों पर विचार किए बिना किया जा सकता। स्थितिकी कहते हैं, गतिकी कहते हैं, शुद्ध गतिकी कहते हैं या द्रव गतिकी कहते हैं। तो बच्चों, भौतिकी की वह शाखा जिसमें गति का अध्ययन इसके कारणों पर विचार किए बिना किया जा सकता है उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। ठीक है, शुद्ध गतिकी कहते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं। किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो देखो, चाल, विस्थापन, दूरी या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, चाल शून्य तो हो सकती है पर गति अवस्था में नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न को समझो आप लोग। किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकती है, बात गतिमान कण की हो रही। कण क्या कर रहा है, गति में है। तो अच्छा, दूरी तो कभी भी, अब गतिमान कण के लिए है ना, तो दूरी का तो शून्य होने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या शून्य हो सकता है गतिमान कण के लिए, विस्थापन। और विस्थापन शून्य कब होगा, तो अब समझो कि यदि कोई वस्तु यहां से चली और लौटकर पुनः उसी स्थान पर आ जाए, जब कोई वस्तु जहां से चली और वापस चलकर उसी स्थान पर आ जाए, उस परिस्थिति में विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। तो आपका सही उत्तर हो गया बच्चों, विस्थापन। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा उस समय परिवर्तित होता है जब कोई कार एक समान वेग से घूम रहा है। निम्न में से कौन सा उस समय परिवर्तित होता है जब कोई कार एक समान वेग से घूम रहा है। अब कार चल रही है, कार का जो वेग है वो निश्चित है। ठीक है भाई, कार का वेग क्या हो गया, एक समान वेग से। तो वेग तो आपका उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि वेग बदल नहीं रहा है, वेग आपका निश्चित हो गया। और जब वेग आपका निश्चित हो गया तो त्वरण आपका हो नहीं सकता। ठीक है, अब चूंकि वेग एक समान है, अब देखो क्या बदल रही है, वस्तु घूम रही है ना कार, तो वस्तु की क्या बदल रही है बच्चों, स्थिति। इकाई में परिवर्तन आएगा तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा। अगला प्रश्न बच्चों, वस्तु की चाल वेग से सदैव होती है, अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है या कम होती है या बराबर या अधिक। तो बच्चों, पहली चीज पर अपन डिस्कशन करते हैं, जो वेग और चाल की बात करते हैं। पहले तो ये सोचो कि क्या चाल वेग के बराबर हो सकती है। क्या चाल वेग के बराबर हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। पर कब होती है, तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में बिना मुड़े चले। वस्तु सीधी रेखा में बिना मुड़े चले, तभी जाकर जो वस्तु की चाल है और वह वेग बराबर। ठीक है, चाल और वेग बराबर तो हो सकते हैं, पर कब होंगे, जब वस्तु सीधी रेखा में चले, बिना मुड़े चले। ठीक, यानी कि बराबर हो सकती हैं। ठीक, चाल सदैव वेग से अधिक होती है, ये भी हमें पता है, क्योंकि चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। तो चाल वेग से अधिक या बराबर हो सकती है, तो बराबर या अधिक आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी कार का गतिमापी मापता है औसत चाल, औसत वेग, ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग। किसी क्षण पर वस्तु की जो स्थिति होती है वह गतिमापी यानी कि स्पीडोमीटर की सहायता से पता लगाई जाती है, उसे कहते हैं आप लोग ताक्षणिक चाल।
किससे नापते हैं? तो गति मापी से। किसी दिए गए समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतराल वाला क्षेत्र, तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो बच्चों जो स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है वह वेग को दर्शाता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग को दर्शाता है। ठीक है, आगे आते हैं। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा। आपने यहां से किसी वस्तु को छोड़ दिया स्वतंत्रता पूर्वक, तो क्या शून्य होगा? तो ऊपर से नीचे आ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण उसमें लगेगा। ठीक, अब अंतिम वेग भी यहां कुछ न कुछ उसका रहा होगा, अंतिम वेग भी होगा, त्वरण भी होगा। ठीक, और चूंकि वस्तु दूरी तय कर रही है तो विस्थापन भी होगा। तो जो शून्य होगा वो होगा बच्चों आपका प्रारंभिक वेग। ठीक, तो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए क्या शून्य होगा? तो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए उसका वेग शून्य होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हैं, इसका अर्थ है कि स्थिति समय ग्राफ ना, इधर समय ले लिया और इधर आपने स्थिति ले ली। अब स्थिति समय ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर हैं, ठीक, अब जो ग्राफ की लाइन है तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब वस्तु क्या है बच्चों? स्थिर है। तो ऑप्शन है क्या? पहला वाला तो एक समान वेग से गतिशील, हटा दो। दूसरा, वस्तु परिवर्ती वेग से गतिशील है। तीसरा, वस्तु स्थिर है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताएगा या फिर उसकी दूरी को बताएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ये आपको कभी कंफ्यूजन में नहीं डाले, इसलिए आप सब क्लियरली ये चीजों को समझ लें। अगर वेग समय ग्राफ हो या आपका स्थिति समय ग्राफ हो और तीसरा आपका त्वरण समय ग्राफ, ठीक, अगर आपको ढाल पूछी जाए तो वेग समय ग्राफ का ढाल अर्थात वेग बटा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय, तो आपका त्वरण, स्थिति समय ग्राफ का ढाल स्थिति बटा समय, तो स्थिति बटा समय जो हो जाएगा वेग, और त्वरण समय ग्राफ कुछ नहीं। अब इसको छोड़ देना है, सॉरी इसको छोड़ देना। अब वेग समय ग्राफ का जो ढाल है ये तो हो ही गया। अब क्षेत्रफल, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, हमारे चीजें यहां से शुरू होती है, विस्थापन, वेग और त्वरण। जब आप क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है, जब आप ढाल देखते हैं तो आपको इधर से इधर आते हैं, और जब आप क्षेत्रफल देखेंगे तो उल्टा आता है। अगर त्वरण समय ग्राफ की बात करेंगे तो त्वरण समय ग्राफ, त्वरण से पहले कौन आया? तो वेग। वेग समय ग्राफ, तो इससे पहले कौन आया? विस्थापन। अच्छा, विस्थापन आए या फिर दूरी आए, वेग आए या फिर चाल आए,
बात वही है। तो ये दोनों तीनों चीजें आप याद रख लेते हैं तो एक न एक प्रश्न आपके परीक्षा में बन जाएगा इससे। तो वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है जो ग्राफ का, वो क्या बताता है? दूरी को बताता है या फिर उसके विस्थापन को बताता है। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? अब समय अक्ष के लंबवत ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा ऐसा कि भाई आपका समय स्थिर हो जाए। देखो, समय ठहर जाए, ये तो यही संकेत दे रहा है इसने जो बात लिखी कि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत है, तो समय रुक गया यानी सब कुछ रुक गया बच्चों। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो उत्तर हो गया आपका कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ग्राफ बनाएं, अपने दिमाग को इस तरह से चलाएं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, क्या शून्य हो सकता है? तो वेग के बारे में हमें बताया कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। विस्थापन भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होती है। तो त्वरण भी होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अर्थात उपरोक्त सभी चीजें शून्य हो सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, गतिमापी कार की चाल को निम्न में मापता है। मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट। स्पीडोमीटर आपकी बाइक में, आपकी कार में होता है, या जो आपकी कार में स्पीडोमीटर लगा होता है, आपकी बाइक में लगा होता है, तो वो क्या दिखा रहा होता है? ठीक है, तो वो आपकी क्या बताता है, उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा हुआ होता है अंदर किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस में दर्शाता है? किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाता है। अगला प्रश्न, त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। मैंने अभी हाल तो आपको टेक्निक बता दी कि जब हम ऐसे लिख लो, पहले लिख लो विस्थापन, फिर वेग और फिर त्वरण। जब क्षेत्रफल की बात करें तो पीछे से आगे आ जाओ, यानी कि त्वरण समय ग्राफ क्या दर्शा रहा है? तो त्वरण समय ग्राफ वेग को दर्शाता है। ठीक, तो ये हो गया त्वरण समय ग्राफ वेग में परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और सब है। तो ऐसी परिस्थिति में सोचने वाला प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो वेग बटा समय, तो वेग में परिवर्तन को यहां पर दर्शाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी विरामावस्था से वाले स्टैंड से गिरने वाली किसी पिंड के द्वारा समय के साथ समान अंतरालों में गिरने पर उनके अनुपातों की इकाई से शुरू होकर विषम संख्याओं के अनुपात होते हैं, जैसे 1:3:6। ये किसका नियम है भाई? तो ये गैलीलियो का विषम अंक नियम है। गैलीलियो का विषम अंक नियम के नाम से जाना जाता है। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक खिलाड़ी किसी गेंद को ऊर्जा की और यू वे ऊपर की ओर, है ना, ये ऊर्जा गलत है, किसी गेंद को ये होना था ऊपर की ओर, है ना, यू वेग से फेंकता है, तो उच्चतम बिंदु पर, अब उच्चतम बिंदु पर क्या हो सकता है भाई? एक खिलाड़ी है, किसी गेंद को ऊपर फेंक रहा है, यहां से मान के चलो खिलाड़ी ने ऊपर गेंद फेंकी। ठीक, अब गेंद फेंक दी, किसी चीज को ऊपर फेंको आप, ऐसे इसको उछाला ऊपर, तो आपने देखा कि ये ऊपर गया और रुका और फिर नीचे आया। यानी कि जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर जाती है तो वहां उसका वेग शून्य हो जाता है। यू वेग से फेंका तो वस्तु जब उच्चतम बिंदु पर गई तो वहां वेग उसका शून्य हो गया। पर जब त्वरण की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस पर यहां गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण तो लग ही रहा है। तो दो चीजें, वेग और त्वरण दोनों शून्य होंगे, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, वेग शून्य होगा केवल। गेंद का वेग यू होगा और त्वरण शून्य होगा, नहीं, गेंद का वेग शून्य होगा, करेक्ट। अंतिम वेग जो है, आप उच्चतम बिंदु पर जो वेग है शून्य होगा, लेकिन इसका त्वरण जी होगा। बिल्कुल सही, पूरा स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, तो अंतिम बिंदु पर वेग शून्य होता है और उसका त्वरण
जी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक सीधी सड़क पर 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई कार को 200 मीटर की दूरी के अंदर ही रोक दिया जाता है। कार को रुकने में कितना समय लगेगा? जो कार है उसकी चाल है आपके पास, प्रारंभिक चाल मान के चलो 144 किलोमीटर प्रति घंटा, और आप क्या करो कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो 5/18। ठीक, अब 18 8 कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, 18 में 8 का गुणा कर लीजिएगा, 8 64, 8 और 6 14। ठीक, जिसको ये पता नहीं टेबल वो ये कर लो भैया, 8 गुणा 5, 8 5 40। तो बच्चों यू है हमारा 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब कार 200 मीटर की दूरी गई और उसने आपने रोक दिया उसको, और कार को अगर रोक दिया तो वेग आपका क्या हो गया बच्चों? 0। अब कार को रुकने में कितना समय लगेगा? अब वो समीकरण ढूंढो जिसके अंदर गति के 3 समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, पर इस समीकरण में दिक्कत यह है कि हमारे पास यहां पर त्वरण नहीं है। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लगा कि ये भी देख सकते हैं। और एक और समीकरण है आपका, तीनों समीकरण में यहां लिख देता हूं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब इसमें हमें समय पता लगाना है। अगर आप ये वाला समीकरण भी लगाएं, दूसरे वाला भी, इसमें भी वही दिक्कत, क्या नहीं है आपके पास? आपके पास त्वरण नहीं और समय भी नहीं, दो चीजें ऐसी होगी जो आपको पास नहीं है, तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, इस वाली को करके अपन त्वरण निकाल के फिर इसमें रख देंगे। तो जो v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएं तो v तो आपका 0 हो गया अंतिम वेग, तो u हमारा हो गया 40 गुणा 40 प्लस 2a और s हो गया आपका 200। तो अब उसको उठा के इधर ले आए तो 2a गुणा 200 बराबर 40 गुणा 40। एक काम करो, इसको भाग में भेज दो, 40 गुणा 40 बटे 2 गुणा आपका हो गया ये 200। ठीक, एक 0 से ये 0, एक 0 से ये 0। अब ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, आ गया यहाँ पर माइनस के 4। अब ये पहले वाले समीकरण में रख दो। ठीक, तो v जो है हमारा 0 है, सही, u आपका 8 है, सॉरी 40 है, माइनस, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में, a की वैल्यू माइनस 4, इसको इधर ले आए, 4t बराबर 40 से कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा? t बराबर आपका 10 सेकेंड। तो उत्तर हो गया t बराबर 10 सेकेंड। बहुत सरल है। ठीक है, गति के समीकरण पता होना चाहिए, बस इसमें कुछ भी नहीं करा मैंने पहले किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, क्योंकि ये जो दूरी है मीटर में दे रखी है, उत्तर सेकंड में लाना है। ठीक, अच्छा, तो वेग को मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया सबसे पहले, फिर दूरी आपको पता थी 200 मीटर के बाद जाके रुक जाएगी, तो वेग 0 हो गया। फिर कैसे अंदाजा लगाया कि कौन सा समीकरण है, तो जिसमें जो चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है उसके अनुसार अपन ने ढूंढने की कोशिश करी। अब तृतीय समीकरण में मान रख दिया, वहां से त्वरण आ गया और पहले समीकरण में रखकर समय निकाल लिया। अगले प्रश्न पर, निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु निर्वात में गिर रही है। ठीक, अब ऐसी परिस्थिति में एक समान वेग है, एक समान त्वरण है, असमान त्वरण है या असमान वेग है। तो निर्वात में किसी पिंड का स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना, निर्वात में गिर रही है ऐसे, तो क्या होगा? उसको अपन किस प्रकार की घटना है वह? तो वह एक समान आपका त्वरण है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक खिलाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की शुरुआती चाल से गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। खिलाड़ी के हाथ में गेंद वापस आने में कितना समय लगेगा? देखो, अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट तो बहुत आसान,
t इज इक्वल टू 2u/g। ठीक, इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। u जो है आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड और g 10 मान के चल रहे हैं 9.8 की बजाय, तो उत्तर हो गया 6। अगर आप पूरा डिटेलिंग में जाएं और कैसे आया ये इक्वेशन, तो इस पर भी बात कर लें। एक खिलाड़ी किसी गेंद को शुरुआती 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंक रहा है। अंतिम बिंदु पर वेग 0 हो जाएगा। यहां जो लगेगा वो लगेगा आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, अब सूत्र है v बराबर u प्लस 80। अभी हम निकाल रहे हैं बस गेंद को ऊपर जाने में, है ना, यहां से यहां आ गए अपन। v0 u 30 माइनस ये हो गया हमारे पास g, यानी 10 ले लें और ये t। अब एक काम करो, 10t बराबर 30, तो t बराबर 30/10, 10 तिया 30, t बराबर आया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगा और 3 ही सेकेंड आपका नीचे आने में लगेगा। आप चाहें तो इसको भी ऐसे ही हल कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ का जो वेग 0 ले लो। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो जितना समय, मैं तो सीधा बता रहा हूँ, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा, तो 3 और 3 6 सेकेंड हो जाएगा। तो आप तो सीधे जो आपका उड्डयन काल का सूत्र है वो लगाएं, t बराबर 2u/g, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी गतिमान वाहक की रुकने की दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होती है? आरंभिक वेग के वर्ग के, आरंभिक त्वरण के वर्ग के, आरंभिक वेग के या आरंभिक त्वरण के। तो बच्चों, किसी गतिमान वाहन के रुकने की न्यूनतम दूरी, हमारे पास एक गति का समीकरण ये हमें सभी को पता रहता है। अब गतिमान वाहन के रुकने में, अब जब गतिमान वाहन मान लो u वेग से चल रहा था, तो रुका, तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया? 0। तो अंतिम वेग 0 कर दिया। अब u वर्ग प्लस 2as। ठीक, अब बात करते हैं कि गतिमान वाहन पर रुकने में से निम्न में से, देखो अब इसको एक काम करें कि जो u वर्ग है 2as बराबर हो जाएगा माइनस u वर्ग। यहाँ से अगर मान लो अपन जो है इसका क्या निकाले, गतिमान वाहन पर रुकने की दूरी है ना s बराबर, तो u वर्ग बटे 2 है ना, दूरी के रूप में चाहिए, तो दूरी s बराबर निकाल ले। अब जो s है देखो आप, u वर्ग के अनुक्रमानुपाती या उसके त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ आ जाएगा कि आरंभिक वेग के वर्ग के, है ना, आरंभिक वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। बिलियर्ड बॉल की गति होती है, बिलियर्ड बॉल की गति जो कि वो ऐसे चलती है, एक समय के साथ उसकी जो 2 अक्ष में परिवर्तन होता है, यानी कि 2D द्विविमीय गति, द्विविमीय गति होती है। ठीक है, किसी वाहन की ताक्षणिक चाल ज्ञात करने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर या फिर गति मापक के नाम से जाना जाता है। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल, ये डबल आ गया, तो वेग समय ग्राफ मैंने ट्रिक बता दी आपको, फिर लिख रहा हूं दोबारा से कि विस्थापन, वेग और त्वरण। जब क्षेत्रफल की बात करो तो पीछे से आगे आ जाओ। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है विस्थापन को। ठीक, एक वस्तु नियत वेग से चल रही है, वस्तु का जो वेग है वो फिक्स है, नियत वेग से चल रही है, तो वेग फिक्स है, यहां पर भी वेग वही है और यहां पर भी वेग वही है, तो वेग में परिवर्तन क्या हो गया? 0 हो गया। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? 0 होगा, अर्थात इसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव होता है। देखो, ताक्षणिक चाल उसी क्षण देखी जाती है, तो उस क्षण में ना तो उसकी वेग में बहुत कोई परिवर्तन आता है, ना कोई चाल में आता है। 1 सेकंड की होती है, वो उसी सेकंड की होती है, उसी क्षण की होती है, सेकंड भी मैं गलत बोल रहा हूँ। तो ताक्षणिक चाल बटे ताक्षणिक वेग करेंगे तो अनुपात सदैव कितना होगा बच्चों? 1 होगा। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकेंड में के बाद पुनः हाथों में आ जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में उसको लगा समय। तो मैं आपको बता चुका हूं कि नीचे से वस्तु को ऊपर जाने में लगता समय t बराबर u/g, और ऊपर से नीचे आने में भी u/g।
तो अपने को क्या चाहिए कि किसी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड के बाद हाथों में आती है। ठीक, ऊपर की ओर फेंकी तो 8 सेकंड लगे। अब पूछ रहा है कि केवल अधिकतम ऊंचाई तक, आधा आधा कर दो इसका सीधा सा, t इज इक्वल टू ये जो 2u/g है, अपने को तो केवल ऊपर जाने का चाहिए, तो ठीक इसका आधा, क्योंकि ये टोटल दिया है अपने को, है ना, ये अपने को पूरा दे रखा है, यानी कि ऊपर जाने तक का समय उसने अपने को दे दिया, और अपने को तो आधा ही चाहिए, आधा ही चाहिए, तो u/g यानी कि t1 आ जाएगा 4 सेकेंड। तो आधा कर दो, सीधा सा गणित है आपका। तो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर जाने में 8 सेकंड लगते हैं, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, तो 4 सेकंड का समय लगा होगा। तो विद्यार्थियों, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।